वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स एक्सपर्ट पॉइंट में। साथियों, आज बात करेंगे सीटेट में पूछे जाने वाले हिंदी के पेडागोजी का 15 सवाल रहेगा इस सेशन में। और ये लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिंदी पेडागोजी हो या किसी भी सब्जेक्ट का जो पेडागोजी होता है वो लैंग्वेज 1 और 2 में सेम रहता है। पेडागोजी का कुछ भी दोनों में डिफरेंस नहीं रहता है। तो बात करेंगे आज हम लोग हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो दोनों लैंग्वेज वालों के लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आज का हमारा पहला प्रश्न है, पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है। आप देखे होंगे एनसीईआरटी की बुक्स को, तो उनमें क्या होता है, चित्र दिया हुआ रहता है। इसका उद्देश्य क्या रहता है? पहला है, चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करता है। यानी बच्चे को अगर हम हाथी के बारे में पढ़ा रहे हैं तो हाथी का चित्र अगर बना दे तो और हम बच्चे को ज़्यादा अच्छे तरह से बातों को समझा सकते हैं। जैसे हाथी का सूंड को दिखा सकते हैं, उनके दांत को दिखा सकते हैं, उनके जो पैर होते हैं उसको दिखा सकते हैं। मतलब हाथी को दिखा के बच्चे की कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से डेवलप किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए तो बिल्कुल सही है, लेकिन हम देखेंगे इससे आगे, चित्रों से पाठ्य पुस्तक आकर्षित बनती है। हाँ, आकर्षित भी बनती है, लेकिन ये उद्देश्य हमारा नहीं होता है। चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं, ये भी सही है कि जो प्राइमरी लेवल के बुक है उसमें चित्र देने से पाठ की जो है शोभा बढ़ जाती है, ये भी सही है। बच्चे उसमें ज़्यादा अट्रैक्ट होकर पढ़ते हैं। पाठ्य पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है। ऐसी कोई बात नहीं है कि चित्र देने का प्रचलन है इसलिए दे रहे हैं। तो आप यहाँ पे 1, 2, 3 सही है, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है यानी मेन जो उद्देश्य है वो है क्या, तो चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करता है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। दोस्तों आपको कमेंट करके ये भी बताना है कि आपके 15 में से टोटल कितने प्रश्न सही हुए। आपको कमेंट में ज़रूर इस चीज़ को बताना है, ताकि इससे आपका सेल्फ असेसमेंट होगा कि आपने तैयारी कितनी अच्छी की है, आपकी तैयारी किस लेवल की है। आपको इस चीज़ की जानकारी हो जाएगी। आपको खुद का जो है आप मूल्यांकन यहाँ से कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है कि भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल क्या है। मतलब भाषा को जब हम एक्सप्रेस करते हैं, यानी कुछ हमको बोलना पड़ता है, अपनी बातों को, अपनी मन की बातों को एक्सप्रेस करना पड़ता है, दूसरों को तक पहुंचाना पड़ता है। तो इसमें हम चारों में से क्या करेंगे? सुनना तथा पढ़ना। देखिए ये क्या है, इससे हम कुछ ग्रहण करते हैं, सुन के या पढ़ के। सुनना या बोलना। बोलना तो ठीक है, बोलने से हम एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन सुन के हम किसी चीज़ को एक्सप्रेस नहीं करते हैं। 3 में है बोलना और लिखना। देखिए हम बोल के भी अपनी बातों को एक्सप्रेस कर सकते हैं और लिख के भी कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल सही है कि हम इससे क्या करेंगे, अपनी बातों को एक्सप्रेस करेंगे। चौथा में है क्या, पढ़ना और लिखना। लिखने से तो एक्सप्रेस हो जाएगा, लेकिन पढ़ने से अपनी मन की बात को आप एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, इसलिए 3rd इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। प्राइमरी लेवल पर जब हम लैंग्वेज पढ़ाते हैं तो इसमें से हमारा कौन सा उद्देश्य नहीं है। आपको नहीं यानी नेगेटिव खोजना है, जो गलत होगा वही यहाँ पर सही होगा। पहला है, विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। बच्चों को हम भाषा इसलिए सिखाते हैं कि वो विभिन्न संदर्भ में, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में भाषा को प्रभावी तरीके से बोल सके। तो बिल्कुल ऐसा ये हमारा उद्देश्य होता है लैंग्वेज सिखाने का। 2 है, स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना। देखिए बच्चों को हम भाषा इसलिए भी सिखाते हैं क्योंकि बच्चे क्या करेंगे, अपनी आत्मविश्वास के साथ अपनी बात को एक्सप्रेस कर सकेंगे। तो ये भी बिल्कुल सही है। और 3 पर हम बात करेंगे। और चौथा है, ध्वनि संकेत चिन्हों का संबंध बनाना। कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ संकेत करते हैं अपने हाथों के इशारे से या अपने बॉडी एक्सप्रेशन से, तो इसका ध्वनि से यानी आवाज़ से संबंध बनाना, जब तक बच्चे लैंग्वेज को जानेंगे नहीं तब तक इस चीज़ को भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए 4th भी सही है। और 3rd में वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना। हम क्या प्राइमरी लेवल पर इसलिए लैंग्वेज पढ़ाते हैं कि बच्चे वर्णमाला को यानी क ख ग को कंठस्थ कर सके, याद कर सके। तो ये हमारा उद्देश्य नहीं होता है, ये गलत है, और जो गलत है वही यहाँ पर सही है। हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न है कि उपचारात्मक जो शिक्षण होता है, शिक्षण की सफलता किस पर निर्भर करती है। देखिए उपचारात्मक शिक्षण यानी डायग्नोस्टिक जो होता है, ये इनकी सफलता जो है किस पर निर्भर करती है। यानी आप किसी का उपचार करेंगे, मान लेते हैं आप एक डॉक्टर हैं और आप किसी भी पेशेंट को आप अगर ठीक करना चाहते हैं, तो आपके लिए सबसे प्रायोरिटी क्या है, सबसे प्राथमिकता आपके लिए ये होगी कि उन्हें परेशानी क्या है, उनकी परेशानी को जानेंगे, उसके अनुसार उनको मेडिसिन देंगे। सेम प्रश्न यहाँ पर है कि उपचारात्मक शिक्षण की सफलता किस पर निर्भर करती है। पहला है,
उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर आपने उपचार के लिए किस तरह की सामग्री क्या है कि इस पर ये इसकी सफलता निर्भर करेगी, ये तो सही है, निर्भर करती है इस पर, लेकिन इससे भी ज़्यादा कुछ हो सकता है सटीक। और दूसरा में भाषा के नियमों के ज्ञान पर कि भाषा जो बच्चों को सिखा रहे हैं आप किस नियम के आधार पर सिखा रहे हैं, तो ये भी सही है। और 3 है समय और अवधि पर, आप किस समय सिखा रहे हैं, किस पीरियड में सिखा रहे हैं, ये भी सही है। और चौथा है समस्याओं के सही कारणों की पहचान पर। देखिए ऑप्शन 4 ज़्यादा सही है, क्यों? क्योंकि आप बच्चे का जब उपचार तब कर पाएंगे जब आप उसके कारण को पहचान पाएंगे कि बच्चे कहाँ गलती कर रहे हैं। मान लेते हैं कि उनको मान लेते हैं मैथ्स नहीं आता या लैंग्वेज नहीं आता, हिंदी नहीं आता, तो हिंदी उन्हें किस जगह परेशानी हो रही है, क्या बोलने में परेशानी हो रही है, लिखने में परेशानी हो रही है, तो आपको पहले परेशानी को जानना पड़ेगा। तो इसलिए समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर हमारा उपचारात्मक शिक्षण निर्भर करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भाषा के कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है। भाषा के कितने कौशल हैं? टोटल 4 कौशल हैं। सबसे पहले बच्चा क्या करता है? सुनता है, फिर बच्चा सुनने के बाद बोलता है, फिर पढ़ता है, फिर लिखता है। LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये 4 क्या है? कौशल हैं भाषा के। इनके बारे में कौन सा कथन उचित है यानी सही है? भाषा कौशलों के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों पर ज्ञान होना जरूरी है। अब जब बच्चों को भाषा सिखा रहे हैं तो अभ्यास ज़्यादा कराएंगे कि भाषा का नियम समझाएंगे। तो बच्चे छोटे हैं तो आप उन्हें क्या करेंगे? उनको बोलने का अवसर देंगे तो बच्चे भाषा को आराम से सीख सकते हैं। तो ये तो गलत है, क्योंकि ये जस्ट उसका अपोजिट कर रहा है, नियम पर ये ज़्यादा ध्यान देने बोल रहा है। विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशलों पर ही बल देना चाहिए। क्यों भाई? वहाँ पे सुनने और बोलने का अवसर नहीं देना चाहिए, तो ये भी गलत है। 3 में बच्चे केवल सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना कौशल क्रम से ही सीखते हैं, ये गलत है। बच्चे जो है वो सबसे पहले क्या करते हैं? लिसनिंग करते हैं, उसके बाद जो स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग है, ये तीनों एक दूसरे से अंतर्निहित है, एक दूसरे से के साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया है, ये भी गलत है। और चौथा में है भाषा के चारों कौशल परस्पर अंत संबंधित है, यानी चारों कौशल एक दूसरे से इंटरनली जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के बिना चारों का काम नहीं चलने वाला। तो ये बिल्कुल सही आंसर है, तो इसलिए डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे? आप एक ऐसे क्लास के टीचर हैं जहाँ बहुसांस्कृतिक यानी कई संस्कृति के बच्चे आते हैं, कई तरह के लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, तो एज अ टीचर आप वहाँ किस चीज़ को महत्व देंगे? पहला है बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देंगे, यानी सारे बच्चों को क्या करेंगे? आप भाषा बोलने के लिए अधिक से अधिक अवसर देंगे। ये बिल्कुल सही है कि बच्चों को आप बोलने का अवसर दें ताकि बच्चे किसी भी चीज़ को वो इंट्रैक्शन करके सीख सके। दूसरा है पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली भांति समझाएंगे। बात यहाँ पे भाषा की हो रही है, तो जो पाठ्य पुस्तक है आप उनको अगर समझाएंगे तो आपकी लैंग्वेज बच्चा जब तक नहीं समझेंगे उनको वो समझ नहीं पाएंगे, तो ये तो गलत हो जाएगा। और 3 में है बच्चों को व्याकरण सिखाना। प्राइमरी लेवल के बच्चे हैं तो आप इसको व्याकरण सिखाने पर बल नहीं दे सकते हैं। और नंबर 4 है स्वयं शुद्ध भाषा प्रयोग। बच्चों को कहेंगे कि ये स्वयं शुद्ध मतलब टीचर खुद शुद्ध भाषा का प्रयोग करे, तो आपकी भाषा तो ठीक हो जाएगी लेकिन बच्चे की भाषा इससे कभी ठीक नहीं होगी, तो आप बच्चे को अवसर देंगे। ये डी भी गलत है, 1 इज़ द राइट आंसर। और नेक्स्ट प्रश्न है कि हिंदी की कक्षा में प्राय हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं। हिंदीतर मतलब होता है कि हिंदीतर भाषा, यानी ये सेकंड लैंग्वेज की बात हो रही है। तो हिंदी की कोई कक्षा है उसमें हिंदीतर भाषी बच्चे जो है हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, यानी हिंदी उनकी सेकंड लैंग्वेज है, उनकी फर्स्ट लैंग्वेज कुछ और है, तो वो सेकंड लैंग्वेज को सीखने में कुछ परेशानियों का सामना कर रहा है। तो ऐसा क्यों कर रहा है? पहला है प्राय हिंदी और उनकी मातृभाषा में संरचना में अंतर होता है। हो सकता है कि बच्चा बंगाली हो तो उनकी जो मातृभाषा है और हिंदी सेकंड लैंग्वेज जो है उनकी संरचना में अंतर हो सकता है, इसलिए बच्चे को हिंदी सीखने में कठिनाई हो रही है, ये बिल्कुल सही है। और 2 में वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते, ये गलत है कि बच्चे मन लगाकर नहीं सीखते हैं, ऐसी बात यहाँ पर कही गई नहीं, कुछ भी नहीं कही गई है। 3 में है हिंदी सीखने के प्रति उनमें अरुचि है, मतलब बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, ऐसी भी बात नहीं कही गई है। चौथा है हिंदी बहुत कठिन विषय है। कोई भी जो भाषा होता है वो कठिन नहीं होता है, तो ये भी गलत है, 1 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है, तो जब आप बोलते हैं तो ये इस स्किल में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? पहला है मधुर वाणी, आपकी आवाज़ अच्छी होनी चाहिए, ये सही है कि आपकी आवाज़ अच्छी होनी चाहिए। 2 में है संदर्भ में
संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना, यानी आप बात को कहाँ कह रहे हैं, किस अनुसार कह रहे हैं। मान लीजिए कि आपसे पूछा जाए कि आपने खाना खाया और वहाँ आप जवाब देंगे मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो ये तो गलत हो जाएगा। यानी संदर्भ में और स्थिति के अनुसार आपकी स्थिति क्या है और कॉन्टेक्स्ट क्या है, आपको पूछ क्या रहे हैं, जवाब क्या दे रहे हैं, ये ज़्यादा महत्व रखता है बोलने में। तो ये बिल्कुल सही है, ये सबसे ज़्यादा महत्व रहेगा क्योंकि आप कॉन्टेक्स्ट के अनुसार बोलेंगे। 3 में स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण, ये भी सही है कि आप जब बोलेंगे तो आपकी जो आप जब जो भी बोलेंगे वो स्पष्ट हो और उच्चारण भी आपकी शुद्ध होनी चाहिए। और चौथा है अलंकारिक भाषा का उपयोग। ये ऑप्शन चारों सही है, लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा सही है वो संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार आपको अपनी बात को कहना है। तो सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि यहाँ पे ये प्रश्न है, एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है। जो भाषा का सिद्धांत है उसके प्रतिकूल, यानी जस्ट उल्टा, अपोजिट, यानी इसको कह सकते हैं कि इसमें कौन सा 4 सिद्धांत दिए गए, इसमें से कौन सा एक नेगेटिव है। आपको गलत को चुनना है, प्रतिकूल को चुनना है। पहला है व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चे का भाषा विकास शीघ्रता से होगा, यानी प्राइमरी लेवल पर आप जब बच्चे को व्याकरण सिखाएंगे तो इनका भाषा विकास बहुत तेज़ होगा। क्या ये बात सही है? तो आप कहेंगे ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि प्राइमरी लेवल के बच्चे व्याकरण को जाने बिना भी भाषा का अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं और करते भी हैं। तो ये तो गलत है, और जो गलत है वो यहाँ पर सही है। तो 1 तो सही हो जाएगा, लेकिन बाकी सब क्यों नहीं, बाकी क्या है उस ऑप्शन को भी हम पढ़ेंगे। दूसरा है बच्चे परिवेश से भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग के नियम बना सकते हैं। बिल्कुल सही है, ये भाषा का एक सिद्धांत है। और तीसरा है भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है, यानी आप अगर बंगाली माहौल में रहें तो बंगाली अर्जित कर लीजिएगा, इंग्लिश माहौल में रहिएगा तो इंग्लिश, और तमिल माहौल में रहिएगा तो तमिल अर्जित कर लीजिएगा। बिल्कुल सही है। चौथा है प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में सहायक होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर गलत कौन है? 1, और जो गलत है वो यहाँ पर सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कहानी जो होता है सुनाने से बच्चे में क्या कौन चीज़ का विकास होता है, या ये हम कहानी जो क्लास में सुनाते हैं इससे हमें क्या फ़ायदा मिलती है। पहला है बच्चों की कल्पना शक्ति और चिंतन शक्ति का विकास होता है। बच्चे इससे क्या करते हैं, सोचते हैं, और अपनी थिंकिंग, उनकी जो थिंकिंग होती है उसका डेवलपमेंट होता है। बिल्कुल सही है। जब आप बच्चे को कहानी सुनाएंगे तो बच्चे, और कहानी सुना के अब उसको अधूरा कहानी सुना दीजिए और उसको बोलिए कि आप अनुमान लगाइए यहाँ से क्या होगा, तो इससे क्या करेगा, बच्चे सोचेंगे, चिंतन करेंगे, तो उनकी कल्पना शक्ति एवं चिंतन शक्ति का विकास होगा। ऑप्शन 1 सही है। 2 में बच्चे प्रसन्न होते हैं, ये भी सही है कि बच्चे इससे खुश भी होते हैं। बच्चे कक्षा में मतलब इकट्ठा होकर सुनते हैं, शांत बैठते हैं, ये भी सही है। और 4 में बच्चे अनुशासित रहते हैं। ये तो खैर उतना सही नहीं है कि बच्चे अनुशासित रहते हैं कहानी सुनने से, लेकिन आप एज अ टीचर हैं तो आपके सामने बच्चे अनुशासन से ही रहेंगे, इसलिए ये भी थोड़ा बहुत सही है। लेकिन जो सबसे सही है वो 1 है। अब देख रहे हैं कि हिंदी के जो पेडागोजी हैं इसमें चारों ऑप्शन सही है। आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर चुनना है, इसलिए आप इसके लिए प्रैक्टिस सेट को हल कीजिए। और हमने हिंदी का एक सीरीज चलाया है, 10 वीडियो है वहाँ, और ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, 10-10 मिनट का वीडियो है, आप इजीली उसको देख सकते हैं। इसलिए हम ये आपको कह रहे हैं क्योंकि आप अगर सीटेट में एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आपको ऐसा करना चाहिए, क्योंकि हमने इस फॉर्मूला को अपनाकर सीटेट में 130+ का स्कोर किया है। तो हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि जो है बेहतर हो सकती है। बच्चे का हमें क्या है, लेखन जो कौशल होता है, लिखने का जो कौशल होता है उसका हमको मूल्यांकन करना है। तो 4 में से कौन सा कार्य करेगा कि बच्चों को करने देंगे ताकि उसके हम लेखन का मूल्यांकन कर सके। पहला है सुंदर लेख का अभ्यास। बच्चे को कहेंगे कि सुंदर सुंदर लिखो, तो इससे क्या करेंगे, बच्चे पूरी बात को लिख नहीं पाएंगे, और जो हार्ड वर्ड होगा तो उसको तो बच्चे छोड़ ही देंगे, तो ये गलत है। दूसरा में अपने अनुभवों को लिखना। बच्चे को कहेंगे कि तुम अपने एक्सपीरियंस को लिखो, तो बच्चे इसमें क्या करेंगे, अपनी मन की पूरी बातों को लिख देंगे, तो इससे उसकी जो लिखने का कौशल है उसको अच्छी तरह से हम मूल्यांकन कर सकते हैं। तो ये तो सही है। तीसरा है श्रुत लेख, यानी सुनकर लिखना। ये भी सही है कि बच्चे सुनकर लिखने की भी कहेंगे तो हम मूल्यांकन उनके लिखने का कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा सही है कि उनके अनुभव जब हम उनको लिखने के लिए कहेंगे, सुनकर लिखने को कहेंगे तो हो सकता है कि कुछ वर्ड वो सुन के नहीं भी लिख पाए, तो ये गलत हो जाएगा। ऐसे में पाठ आधारित प्रश्नों का उत्तर लिखना। अब प्रश्नों का उत्तर लिखने बोलेंगे तो बच्चा लिमिटेड लिखेगा, और जब मन की बात लिखने बोलेंगे तो अपने मन की बात को ज़्यादा से ज़्यादा लिखेगा, तो डी भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है। आप क्या है, एक लैंग्वेज टीचर है, तो आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज क्या होगी।
ऐसे क्लासरूम में जहाँ तो पहला ऑप्शन है बहुभाषिक कक्षा में शिक्षण के लिए उचित रणनीतियाँ तय करना, यानी आपकी क्लास क्या है, बहुभाषिक है, कई तरह की भाषा के इस्तेमाल करते हैं बच्चे, तो आप वहाँ के लिए एक उचित रणनीति बनाएंगे। बिल्कुल सही है कि जब आप एज ए टीचर पढ़ा रहे हैं, बच्चे कई तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, अब उनको रोक भी नहीं सकते क्योंकि उनकी लैंग्वेज जो होती है हमें एक रिसोर्स देता है पढ़ाने के लिए, तो हम उनके लिए एक रणनीति बनाएंगे। तो ये तो सही है, लेकिन हम और ऑप्शन को चेक करेंगे। बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना, ये भी सही है कि बच्चों को हम, अगर हम लैंग्वेज टीचर हैं तो हम लैंग्वेज के बारे में, उनकी महत्वताओं के बारे में बताएंगे। 3 में बच्चों को की भाषा को संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त करना, ऐसा नहीं कि जो संचार साधन है उससे हम बच्चों की भाषा को मुक्त कर देंगे, ये गलत है। भाषा संसाधनों का अभाव है, तो आप एज ए टीचर हैं और वहाँ आपको भाषा संसाधनों का अभाव है, तो ये कॉन्टेक्स्ट के अनुसार यहाँ ऑप्शन बिल्कुल अलग है। तो 3 और 4 होगा नहीं, 1 और 2 में 1 इसलिए होगा क्योंकि आप एज ए टीचर हैं और आपकी कक्षा बहुभाषिक है, तो आपको एक अच्छी रणनीति बनानी होगी पहले। 1 इज़ द राइट आंसर। और नेक्स्ट प्रश्न है, ये बहुत ही वीवीआई प्रश्न है हिंदी पेडागोजी के लिए। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक, हम जो भाषा सीखते हैं तो किससे, मान लेते हैं पाठ्य पुस्तक से सीखते हैं, थोड़ा बहुत अपने जो सामाजिक वातावरण है हम उससे भी सीखते हैं। तो ये पाठ्य पुस्तक हमें या समाज हमारा किस काम में आता है। पहला है अनावश्यक, तो ये अनावश्यक नहीं, ये आवश्यक है। एकमात्र संसाधन, तो पाठ्य पुस्तक एकमात्र संसाधन नहीं है। हम जो बच्चे मान लेते हैं पाठ्य पुस्तक नहीं पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, वो बच्चे भी भाषा बोलते हैं, तो ये भी गलत है। 3 में है साध्य और 1 है साधन। यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जिससे आपको कुछ प्राप्ति हो, जिससे आप कुछ सीखे, वो हमारा साधन है। तो यहाँ पाठ्य पुस्तक क्या है, हमारा साधन है, और साध्य क्या, जिस चीज़ को हम सीखते हैं वो हमारा साध्य है। हम भाषा सीखते हैं, भाषा हमारा साध्य है, जिससे सीखते हैं वो मेरा साधन है। तो यहाँ पाठ्य पुस्तक क्या है, साधन है। चलेंगे हम नेक्स्ट प्रश्न में। और नेक्स्ट प्रश्न है कि गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है। हम जो होमवर्क देते हैं बच्चों को, उसके बारे में यहाँ पे 4 कथन दिया गया है, कौन सा सही है। पहला है गृह कार्य देना अति आवश्यक है, यानी गृह कार्य हर हालत में बच्चों को देना चाहिए, तो ये अति आवश्यक नहीं है, आवश्यक है लेकिन अति लगा के इसको नेगेटिव कर दिया। 2 में गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का उत्तम साधन है, तो ये इससे बच्चे व्यस्त तो रह सकते हैं, अभिभावक नहीं। तो और तीसरा है बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य देना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। हम जो बच्चे को होमवर्क देंगे बच्चे की क्षमता के अनुसार देंगे। अब बच्चे जो जानेंगे उसी चीज़ को हम देंगे, उनकी क्षमता को ध्यान में रख के हमें देना है होमवर्क को। चौथा है यानी होमवर्क गृह कार्य कक्षा में किए गए कार्य का अभ्यास मात्र है, ये अभ्यास है लेकिन मात्र अभ्यास नहीं है, तो ये मात्र लगा के इसको नेगेटिव कर रहा है। थर्ड बिल्कुल सही है। और आज का हमारा लास्ट प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। गलत कथन को आपको चुनना है। पहला है सुधार के नाम पर की जाने वाली टिप्पणियाँ वो निरर्थक अभ्यास से बच्चों में अरुचि उत्पन्न हो सकती है। जब बच्चा लैंग्वेज सीख रहे हैं और आप उनको बीच बीच में टोक देंगे तो इससे उनमें क्या होगी, इंटरेस्ट उनकी भाषा सीखने में ख़त्म हो जाएगी। ये बिल्कुल सही है, हमें गलत को चुनना है। 2 में है बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज और स्वतः रूप से भाषा में परिमार्जन कर लेंगे, यानी एक ऐसा परिवेश जहाँ बहुत ज़्यादा बच्चे को भाषा का इस्तेमाल करने को मिलेगा और वहाँ बहुत सारे लोग रहेंगे तो भाषा वहाँ बच्चे आसानी से सीख सकते हैं, ये भी सही है। 3 में है बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं। बिल्कुल सही, जब बच्चे विद्यालय आते हैं तो वो भाषा की कई तरह की हम संरचना को बच्चे जान लेते हैं, ये भी सही है। चौथा है 3 देखिए सही है तो चौथा ऑटोमेटिक होगा, हम देख लेंगे क्यों गलत है। बच्चों की भाषा संकल्पनाओं यानी बच्चे का जो भाषा का जो कॉन्सेप्ट होता है और विद्यालय में परिचित भाषा परिवेश में विरोधाभास ही भाषा सीखने में मदद करती है। यानी बच्चे जो घर में भाषा सीखते हैं और जो स्कूल में सीखते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होगा, तब बच्चे भाषा सीखेंगे। ऐसा तो होता नहीं है, वो बच्चे का जो है स्कूली लैंग्वेज और घर का लैंग्वेज या स्कूली माहौल हम बच्चे को ऐसा प्रदान करते हैं जो उनके घर में होता है ताकि बच्चे भाषा को इजीली सीख सके। तो ये जस्ट अपोजिट है, इसलिए ये गलत है और जो गलत है वो सही है क्योंकि गलत पूछा जा रहा था। तो 4 बिल्कुल सही है। अगर आप हम चैनल में नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें। आपके 15 में टोटल कितने सही हुए आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हम आपको सजेस्ट करेंगे और आप इसलिए सजेस्ट करेंगे क्योंकि आपको अगर सीटेट में 120 प्लस मिनिमम 120 प्लस का स्कोर चाहिए
तो आपको सीटेट के सारे प्रीवियस ईयर करना चाहिए। हमने हमारे चैनल में बहुत सारे प्लेलिस्ट बने हुए हैं जहां हमने मैक्सिमम फोकस किया है प्रीवियस ईयर को। आप वहां से सारे प्रीवियस ईयर को देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।